First question is, the resistances of two incandescent bulbs A and B connected in parallel to a 220 volt source are in the ratio of 1:5. दो bulbs हैं हमारे पास जिनका रेजिस्टेंस की रेशियो दे रखी है 1:5. दोनों bulbs किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. द रेशियो ऑफ द पावर डेसिपेटेड, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. हमने इफेक्टिव पावर देखा था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया था, क्योंकि P इज इक्वल टू P के पावर के हमने 3 फॉर्मूले किए थे, अगर याद हो तो आपको. P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन R और P इज इक्वल टू PI. तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, इसलिए करंट सेम होगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा. सेम ऐसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो V पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया है शुरू से उनको पता है ना. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था? V सेम रहता है. अब V सेम है जितने भी पैरेलल में डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनके लिए, तो वहां क्या आ जाता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. रेजिस्टेंस है ना. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की रेशियो दे रखी है दो बल्ब्स की 1:5. पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. अगर R की रेशियो 1:5 है तो पावर की कितनी आ जाएगी? 5:1 हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ. सेकंड क्वेश्चन देखो. A given wire of length L carrying current is bent in the form of a circle. एक वायर थी जिसको क्या कर दिया? सर्कल की फॉर्म में बेंट कर दिया. उसके बाद and the magnetic field at the center is found to be B. और उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना है? B है. If the same coil is bent to form 4 loops, अगर उसी सेम वायर के 4 लूप बना दिए जाएं, then the field at the center will be. फील्ड कितना होगा? सेंटर पे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? कितना होता है? नहीं, होलो की बात नहीं हो रही है. एक वायर करंट कैरिंग वायर है के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0I अपॉन 2R. 2R हमने इसको याद किया था. डायमीटर 2R क्या होता है? सर्कल का डायमीटर होता है. तो डायमीटर सर्कल के केस में तो वहां पे सेंटर में तो 2R होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना. अब ये कह रहा है एक ही वायर है, उसके 4 लूप बनाने हैं, तो उसमें क्या होगा? अब देखो, अगर हम एक ही वायर के लूप्स बनाएंगे 4, पहले जितनी रेडियस थी उससे रेडियस चेंज हो जाएगी, है ना. तो वो रेडियस कितनी हो जाएगी? ये दूसरी रेडियस है. R डैश कितनी हो जाएगी? R अपॉन n. ये वैल्यू अगर यहाँ R डैश में पुट करोगे तो कितना आएगा? n μ0I अपॉन 2 R अपॉन n. ये n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर μ0I अपॉन 2R. μ0I अपॉन 2R को हम B लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया n लूप्स के बाद वो कितना आया? n स्क्वायर B. तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. हाँ, तो 4 लूप्स हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. When light of frequency nu falls on a photosensitive plate, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is observed to be 3 electron volt. If the light
of double the wavelength. पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो कि गिवन क्या है. तो क्या क्या गिवन है, कितना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन. तो लिख लो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसके बाद वेवलेंथ को कर दिया गया डबल. एंड emission of electrons are observed, then possible stopping potential of the metal. तो stopping potential कितनी होगी. तो ड्यूल नेचर से हम न्यूमेरिकल्स जिस पे आते हैं वो एक ही इक्वेशन है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, क्या है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. कि जितनी भी एनर्जी एक सरफेस पे आ रही है फ्रॉम द या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, वो कुछ यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, यानी कि एज अ वर्क फंक्शन, एंड रिमेनिंग इज यूज्ड इन काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि जितनी भी एनर्जी एक सरफेस पे गिरेगी उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज होगी. ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल देके बताया था. तुम्हारी सैलरी वो 2000 वाला जो अमाउंट था. तो अब देखो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ डबल हो गई. अब हमेशा हम जो एनर्जी लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो फोटोन की एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू. क्योंकि हमें गिवन वेवलेंथ रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच टी अपॉन लेमडा. मतलब लेमडा और एनर्जी क्या हो गए, है ना, इनवर्सली होगी एक तरीके से. तो अगर वेवलेंथ को यहाँ डबल कर दिया जाए मतलब एनर्जी हाफ हो जाएगी. तो क्या यहाँ मैं E को E/2 लिख सकती हूँ. तो E/2 माइनस ये प्लस है, इज इक्वल टू के इधर आके माइनस हो जाएगा. वर्क फंक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. अब ये देखो कि पहले कुछ एनर्जी थी, सपोज पहले एनर्जी आ रही है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर यहाँ एनर्जी आई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होगी एज अ वर्क फंक्शन. कितनी बची, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो यूज करेगा टू मूव एज अ काइनेटिक एनर्जी. ये बात समझ में आ रही है. अब अगर हमने वेवलेंथ को कर दिया डबल, अब काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी कितनी हो गई, हाफ. तो काइनेटिक एनर्जी भी तो हाफ हो जाएगी. ये बात समझ में आ रही है. E/2 वाला नहीं आया. E इज इक्वल टू, जो फोटोन में जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू होता है C अपॉन लेमडा. अगर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वेवलेंथ को आप डबल कर दो, इसको डबल कर दिया, एच सी अपॉन लेमडा को तो हम लिख देंगे E और अपॉन 2. बात समझ में आई. लेमडा और E इनवर्सली हो गई. अगर वेवलेंथ डबल हो रहा तो एनर्जी हाफ हो जाएगी. अब पहले से ही जो एनर्जी आ रही है वो हाफ है, वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा जो उस सरफेस का है. जैसे मैंने एग्जांपल से बताया कि पहले अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है उस मटेरियल का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ही चाहिए उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पे आने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये थी. अब अगर वेवलेंथ को आपने डबल कर दिया, एनर्जी जो फोटोन से एनर्जी आ रही है वो तो पहले यार हाफ हो गई, अब हाफ हो गई, वर्क फंक्शन तो उतना ही है ना. पहले अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, एक यूज हो रही थी एज अ वर्क फंक्शन, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एज अ काइनेटिक एनर्जी. लेकिन जब वेवलेंथ डबल कर दी तो एनर्जी कितनी हो गई, हाफ. अब कितनी आ रही है, न्यू. अब है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले ही वर्क फंक्शन है, तो ये कितना बचा, 1. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है, तुमने एग्जांपल से किया है बस ऐसे ही, पर क्वेश्चन में क्या है कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन जब आपने वेवलेंथ को डबल कर दिया, एनर्जी पहले से ही हाफ हो गई. अब उस हाफ में से भी वर्क फंक्शन माइनस हो जाएगा. तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमारे पास गिवन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हाफ तो तुम वैसे ही कर दो, कितना आया, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
उस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से वर्क फंक्शन भी माइनस होगा, हाफ एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और इतनी रह जाएगी क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, ईवी नॉट के। किसके होती है, ईवी नॉट के। अब पहले ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो ये इक्वल हो जाएगी किसके, ईवी नॉट के ही। बात समझ में आई? तो अब कितनी रह गई, 1.5 तो हो गई एनर्जी ही। बात समझ में आई? उससे भी कम। अब गिवन ऑप्शंस में देखो कि हाफ से भी कम कौन सी एनर्जी है। तो दो तरीके से तुम्हें समझा दिया, एक तो इस वाले मेथड से एग्जांपल लेके, या फिर इस वाले मेथड से कि अगर वेवलेंथ को डबल करते हो तो एनर्जी हाफ हो जाएगी, ठीक है, और उस एनर्जी में से भी वर्क फंक्शन माइनस होगा तो उतनी आएगी। तो हाफ एनर्जी होगी पहले के कंपैरिजन में, तो काइनेटिक एनर्जी वैसे ही हाफ हो गई 1.5, और 1.5 से भी कम आएगी क्योंकि वर्क फंक्शन भी माइनस होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर बस फंक्शन की वैल्यू दे तो उस पे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ड्यूल नेचर में आइंस्टाइन इक्वेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको क्या फाइंड करना आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी, ठीक है, वर्क फंक्शन, ये सब चीजें आ सकती घुमा फिरा के। वर्क फंक्शन नेगेटिव नहीं बेटा, ये एनर्जी है, एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम मतलब उसका मिनिमम एनर्जी कि जितना वो गेन करे और वो बाहर आ जाए सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्योंकि जितना एनर्जी आ रही थी उतनी ही उसने यूज कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एनर्जी बची ही नहीं। नेक्स्ट है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एन एएम वेव। ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट है जो तुम्हारा कट होता है, और हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ जाए। द एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एन एएम वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज फाउंड टू बी 20 वोल्ट। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तुम्हें गिवन है 20 वोल्ट, और मिनिमम कितना है 8 वोल्ट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है म्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड ओवर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड। कितना आया 20 माइनस 8 बाय 20 प्लस 8, तो 12 बाय 20 डिवाइड कर लो, कितना आया 0.42, डी ऑप्शन। उसके बाद है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय यू। जब हमने वर्क एनर्जी पावर किया था तो वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी की थी, उसमें से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की थी। पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स की थी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी की थी। तो यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेशन है ना। तो जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की थी तो भी किया था, पहले तो रिलेशन बता दो मुझे, यू होता क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, क्या होता है U इज इक्वल टू, अगर है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, जो दो मासेस के बीच होती है, ये होती है दो चार्जेस के बीच। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है दो मासेस के बीच। अगर हम नीचे एक और R डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारी फोर्स नहीं बन जाती है ना। यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा, यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा। ये रिलेशन है फोर्स में, क्योंकि फोर्स पता होगी तभी हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू du अपॉन dr। ये एक रिलेशन होता है फोर्स और
एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो F इज इक्वल टू du अपॉन dr। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू r। r व्हाट इज r? डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस लेंगे कि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा? u है 2x² माइनस 6x, है ना, ब्रैकेट ओपन कर दी हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा यहाँ पे अगर x दे रखा है तो नीचे भी x ही ले लो, क्योंकि ये तो मैंने तुम्हें वैसे बताया है। आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x से भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन में देख लो x गिवन है, r गिवन है, a गिवन है, उसी के हिसाब से करना है। अगर x गिवन है तो x के हिसाब से करना, यहाँ जाएगा x। तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आया? 4x माइनस 6, ठीक है। अब ये बात हो रही है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। अब उसकी मैक्सिमम स्पीड के लिए की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, हाँ, कि वो मैक्सिमम उसी स्पीड से चलता रहे, ठीक है। उसके लिए फोर्स और आगे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम फोर्स आ गई, ठीक है। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे या तो फोर्स ये स्पीड बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी या कम हो जाएगी। अब मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या चाहिए? वो यूनिफॉर्म मोशन वाली बात आ गई कि अगर आपको उसकी स्पीड चेंज नहीं करनी है, जो उसने मैक्सिमम गेन कर लिया वही रहे, तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो फोर्स 0 पुट कर दिया मैक्सिमम स्पीड के लिए, तो कितना हो जाएगा? v मैक्सिमम फोर्स की, यहां पे फोर्स की जगह 0 पुट कर दो तो आपके पास x आ जाएगा। क्या हो गया? हाँ, तो यहां स्पीड की जगह यहां आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर टाइम गिवन होता तो पर यूनिट टाइम दे देते, ठीक है, लेकिन यहां एक्चुअली पूछ क्या रखा है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहां अगर हम इसको 0 पुट कर दें, f को, क्या जाएगा? 4x माइनस 6। तो 4x इज इक्वल टू 6, तो x कितना आया? 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। अगर यहाँ पे टाइम भी गिवन होता कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम इतना, तो वहां से स्पीड भी आ सकता था। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1.5। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 4 0 हो जाए जहां पे, वो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। द करंट गेन ऑफ ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये भी सेमीकंडक्टर्स में से है। 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब द वे टू कनेक्ट द ट्रांजिस्टर। वैसे तुम्हारे में ट्रांजिस्टर भी नहीं था सेमीकंडक्टर्स में, इतना ज्यादा कुछ नहीं आता, पर सिनर्जी में हो सकता है का क्वेश्चन पूछ ले। तो 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉमन एमीटर का है। करंट गेन का मतलब क्या होता है? जितना करंट एमीटर के पास है, जब वो कलेक्टर के पास पहुंचा तो वो कितना इंक्रीज हुआ। तो रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट ओवर एमीटर करंट, वो होता है करंट गेन। इफ द एमीटर करंट, अब एमीटर करंट तुम्हें कितना गिवन है? 7 मिली एम्पियर गिवन। कलेक्टर करंट तुम्हें फाइंड आउट करना है। जो एमीटर करंट होता है, स्टार्टिंग में जो करंट होता है, दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ज्यादा कुछ और किसी कंपनी में या IMCT में ज्यादा कुछ नहीं आता है सेमीकंडक्टर से, तुम्हारे बोर्ड्स में भी ये नहीं आता है, इसलिए ये पोर्शन कम करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट गेन की बात हो रही है। तो जब हम करंट गेन की बात करते हैं तो 2 कोफिशिएंट्स आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा आता है किसके लिए? बेस के लिए। और कलेक्टर के लिए क्या आता है? बीटा आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, IE इज इक्वल टू अल्फा IB
इज इक्वल टू बीटा IC। और अल्फा और बीटा में भी एक रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय बीटा प्लस 1। अब तुम्हें ये जो कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, ये एक्चुअली तुम्हें बीटा गिवन है। तो बीटा कितना गिवन है तुम्हें? 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। में निकालना है कलेक्टर करंट, है ना। तो अगर हम, और ये हो गया, तो अल्फा अगर हमें निकालना है तो बीटा इंटू IC यहां से आ जाएगा। तो कितना आएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा कितना है? 69। इधर हो जाएगा 69 प्लस 170 इंटू, हमें गिवन क्या है? हमें है एमीटर करंट गिवन। इफ द एमीटर करंट, तो एमीटर करंट है इसके इक्वल। तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। कितनी है ये वाली वैल्यू? 7 मिली। तो मिली हो गया 10 रेज़ टू पावर -3। इसको सॉल्व कर लो, कितना आया? नीचे आ जाएगी पावर, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आया? जल्दी करो इसको सॉल्व, फिर बताओ इनमें से कौन सा आता है। 69 इंटू 7, यहां से एक पावर एलिमिनेट होगी, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, एक पावर एलिमिनेट। तो 69 इंटू 10 रेज़ टू पावर, बल्कि ये पावर तो ऊपर जाएगी, -4 हो जाएगी, 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी ये तो माइनस। हाँ, तो 0.00 यानी कि 3 अगर मिली का भी करो, मिली भी रखो, 3 अगर रखो तो एक एलिमिनेट होगी, 6.9 ही रहा। An aeroplane accelerates down a runway at 3.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना गिवन है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 32.8 सेकंड्स। टाइम कितना गिवन है? Until is finally lifts off the ground। हाँ, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिफोर द टेक ऑफ। तो एरोप्लेन दौड़ता है एक्सेलरेशन से कितना? 32.8 सेकंड्स के लिए। एक्सेलरेशन से कितना? 3.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, जहां पे टाइम गिवन होता है और एस दिया होता है, वो कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो? सेकंड इक्वेशन, जिसमें एस और टी दोनों गिवन है, तो वो सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन अप्लाई करो। अब अगर उसने चलना स्टार्ट किया होगा तो रेस्ट से स्टार्ट किया होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो अप्लाई सेकंड इक्वेशन। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये कंपोनेंट पूरा खत्म हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? अपॉन t स्क्वायर। Solve it and tell me the answer। कितना आया? 720 मीटर। तो वो टेक ऑफ से पहले इतना मीटर कवर करेगी, ठीक है, फिर वो टेक ऑफ कर जाएगी। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज इन एन एडियाबैटिक चेंज। अभी आगे पढ़ोगे एडियाबैटिक चेंज, जब थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है तो फिजिक्स में भी पढ़ोगे एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और ये सब चेंजेस। तो एडियाबैटिक चेंज जब हम पढ़ते हैं तो एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है? हाँ, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, whereas the other parameters like pressure, volume, temperature they changes। तो एडियाबैटिक चेंज में प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन के हिसाब से जो डायटोमिक गैस होती है उसका जो स्पेसिफिक हीट होगा, गामा होगा, वो कितना आएगा? 7/2 डायटोमिक का। देखो, इसके लिए आएगा, तुम सीपी के हिसाब से भी ले सकते हो, सीवी के हिसाब से भी ले सकते हो। तो अगर हम सीवी की बात करें तो ये होता है 5/2 डायटोमिक के लिए, 3/5 होता है मोनो के लिए। और रिलेशन क्या होता है? इसकी जब स्लोप देखी जाती है इसकी एडियाबैटिक की, वो होती है गामा अपॉन गामा -1। तो यहाँ पे गामा कितना है? सीवी के हिसाब से ले रहे हैं हम लोग, कितना है? 5/2 अपॉन 5/2 -1। तो 5/2 अपॉन
नीचे भी एलसीएम ले लो, कितना आएगा 5/5 माइनस ये हो जाएगा 5/2 अपॉन में 2/, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/A ऑप्शन हो जाएगा। वो सीपी के अकॉर्डिंग होगा। सीवी के अकॉर्डिंग देखोगे दो तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, सीवी और सीपी। सीवी में 5/2 होता है और उसमें दो तरीके से हो सकता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के अकॉर्डिंग भी, दोनों तरीके से हो सकता है। तो अगर हम वॉल्यूम की तरफ बात करते हैं तो 5/3 होगा, 7/2 कैसे होगा? प्रेशर के हिसाब से फिर ये आएगा तुम्हारा 7/5 होता है, फिर वो 7/2 नहीं होता, फिर वो 7/5 होता है। नहीं बता रखा तो तुम देख लो कि प्रेशर के हिसाब से है कि किसके हिसाब से है। वॉल्यूम के हिसाब से 5/2 आता है, प्रेशर के हिसाब से वैसे 7/5 आता है। इवन कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? करंट देखते हैं, फ्लो ऑफ करंट। अगर सेम करंट जा रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर करंट डिवाइड हो जाता है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, तो करंट गया, डिवाइड हो गया, एक इधर, मतलब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो करंट आया वो भी डिवाइड हो गया, लेकिन कुछ करंट गया यहाँ पे सेम। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? यहां से गए तो ये भी पैरेलल में, यहां गए ये भी पैरेलल में, फिर करंट डिवाइड। तो पांचों में क्या हो रहा है? करंट पैरेलल है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से रीअरेंज करेंगे? और सब क्या है? 2 ओम के हैं, तो इसको सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में करके देखो एक बार। Shikant, tell me. अगर रेशो P/Q इज इक्वल टू R/S आती है, P/Q इज इक्वल टू R/S आ रही है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से कर सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ यूज होता है? जहाँ सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होता है। P/Q इज इक्वल टू R/S की अगर रेशो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वही यूज होता है। ठीक है, तो जब ये रेशियो सेटिस्फाई होती है P/Q इज इक्वल टू R/S, ये कब होती है? When the current through the galvanometer becomes 0, when galvanometer shows no deflection। तो ये वाला जो आर्म है ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगी। तो ये यहाँ से रिमूव आउट हो गई। अब कैसा कॉम्बिनेशन बचा? ये दोनों सीरीज और इनका इक्विवेलेंट पैरेलल। तो ये दोनों सीरीज कितना हो जाएंगे? 4 ओम, नीचे वाले भी 4 ओम, फिर इनका आपस में पैरेलल। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आया? 1/2 यानी के 2। ये तो आया है 2 ओम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 2 ओम। हमें निकालना है करंट। अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो R इज इक्वल टू V/I। हमें निकालना है I, तो V/R, R इक्विवेलेंट। तो V है 2 वोल्ट और R इक्विवेलेंट भी आया हमारा 2 वोल्ट। तो करंट कितना आया? 1 एम्पियर। When the current changes from 2 एम्पियर to -2 एम्पियर, 2 एम्पियर से ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये -1 है, ये -2। तो 2 एम्पियर से -2 आया, मतलब कितना चेंज हुआ?
चेंज हम कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? -2 माइनस इनिशियल कितना था? 2, कितना आया? और ऐसे भी देखो तो 2 ये और 2 ये, तो 4 एम्पियर चेंज हुआ है करंट। तो तुम्हें क्या गिवन है? चेंज इन करंट कितना? 4 एम्पियर। टाइम कितना गिवन है? 0.05 सेकेंड्स। एन ईएमएफ ऑफ 9 वोल्ट is induced in a coil. The coefficient of self induction of the coil. हमने इंडक्टेंस किया था, उसकी दोनों टाइप्स की थी, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या था? उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -LdI बाय, था ना? ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। DI का मतलब चेंज इन द करंट अपॉन टाइम। हाँ, तो -L चेंज कितना आ रहा है? -4 अपॉन टाइम कितना गिवन है? EMF इंड्यूस्ड कितनी गिवन है? 9 वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस या कैंसिल आउट कह लो, या माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, सेम डायरेक्शन। ईएमएफ की वैल्यू होगी 9 वोल्ट। एल को यहाँ रहने दो, बाकी चीजों को इधर ले आओ। तो टाइम यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.05, 4 जो है वो नीचे, ठीक है? और दोनों साइन कैंसिल आउट होके पॉजिटिव बन जाएगी। तो एल कितना आया? करो इसको सॉल्व, बताओ जल्दी मुझे। 0.1 पक्का? DI का मतलब है बेटा चेंज, जहां D वर्ड यूज होता है मतलब चेंज होना। चेंज को कैसे निकालते हैं? फाइनल करंट, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो गया है? -2 हो गया, तो फाइनल है -2। ये साइन माइनस का, इनिशियल कितना था? 2 था। उल्टा दिया तो प्लस का आता। नेक्स्ट इज ए डायनेमो डेवलप्स 0.5 एम्पियर। करंट तुम्हें कितना गिवन है? पोटेंशियल कितनी गिवन है? 6 वोल्ट। एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन 1 सेकेंड। तो जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था तो एनर्जी और पावर दोनों चीजें करी थी। तो एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पावर इनटू टाइम। अब पावर के हमने 3 फॉर्मूले करे थे, तो गिवन चीजें हैं उनके हिसाब से पावर निकाल लो और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो गिवन चीजें क्या है? V और I है, तो तीनों में से पावर का VI वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और टाइम कितना गिवन है? 1 सेकेंड की। तो पोटेंशियल है 6 वोल्ट, करंट है 0.5 इंटू 1, कितना आया? 3। एनर्जी की यूनिट जूल। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर वो आंसर kWh में गिवन हो तो उसको पहले किलो में कन्वर्ट करो और फिर आवर में भी कन्वर्ट करना जरूरी है। जूल में तो वो है ही, पहले ही है। kWh में, किलो में, क्योंकि यहां से वॉट में भी आएगी और सेकंड में आएगी, तो उसको आवर में और किलो में कन्वर्ट करना अगर kWh में आंसर हो। लेकिन यहाँ जूल्स में ही है, सीधा सीधा 3 जूल हो जाएगा। हो गया? ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था पहले, जिन्होंने पहले बैच से ज्वाइन कर रखा है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, ये सब चीजें की हैं जब हमने काइनेमेटिक्स किया था। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ डीप वेल एंड इज हर्ड टू हिट द वाटर। कितने सेकेंड्स? टाइम कितना गिवन है? सेकेंड्स। आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड द डिटरमाइन द डेप्थ। एक्चुअली हाइट की बात कर रहा है कि वो कितनी नीचे जाएगा। ये फ्री फॉल वाला केस हो गया कि तुमने किसी बिल्डिंग से h हाइट से एक चीज को छोड़ा, वो कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट करेगी। फ्री फॉल वाला केस ही हुआ, ग्रेविटी ही लगेगी इसमें। तो हाइट हमें निकालनी है। अब तुम चाहो, क्योंकि h की बात हो रही है, h मतलब डिस्टेंस, यानी कि s की बात हो रही है और टाइम गिवन है, या तो तुम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करके कर सकते हो क्योंकि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट है, या डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम टी का पढ़ते हैं वहां से h निकाल सकते हो। टी का क्या पढ़ते हो? फ्री फॉल के केस में टाइम पीरियड क्या पढ़ा था? √2h/g।
वो वही है, हाफ GT स्क्वायर से ही ये आया है, वही है, अभी वही आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वही आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर वाला ही वही है ये, ठीक है। तो h इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन वाला ही है ये, तो g हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 10 अगर गिवन नहीं हो तो, और अगर गिवन हो तो एग्जैक्ट यूज कर लो, 9.8 ही यूज कर लो, या राउंड ऑफ कर देना 10 ही यूज कर लो, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर लेना। t स्क्वायर 3.41 स्क्वायर अपॉन 2 कितना आया, अगर हम 9.8 करते तो एग्जैक्ट 57 ही आता। ए ऑप्शन। At what height above the Earth's surface the value of acceleration is reduced to 1/4 of its value on the surface of Earth? जो वैल्यू ठीक ही यहां है, इस पॉइंट पे, वो कितनी हाइट पे 1/4 रह जाएगी। जैसे यहाँ पे 9.8 है तो 9.8 अपॉन 4 रह जाएगी, कितनी हाइट पे, वो हमें हाइट निकालनी है। तो हमने हाइट के लिए रिलेशन किया था, GH इज इक्वल टू G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर किया था ना फॉर्मूला, GM से GM कैंसिल आउट हो गया था तो सिर्फ ये रह गया था। तो अब H हाइट पे कितनी हो गई है, G अपॉन 4, 1/4 रह गई है G का, इज इक्वल टू G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, का स्क्वायर इधर आके रूट R अपॉन R प्लस H, तो इसको रीअरेंज कर दो, ये 1/2 हो गया, R अपॉन R प्लस H, यहां से H की वैल्यू निकाल लो, तो R प्लस H इज इक्वल टू 2R, तो H इज इक्वल टू अर्थ सरफेस से पूछ रहा है, अगर ये पूछता सेंटर से तो 2R होता, क्योंकि R अगर इतना है तो इतना ही नीचे, तो 2R होता। तो क्वेश्चन में देखना कहां से पूछ रखा है, सरफेस से पूछ रखा है या सेंटर से पूछ रखा है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितने केजीज होते हैं, 100। सबसे पहले तो यही लिख लो, में मास गिवन है कितना, 100 केजी, क्योंकि 1 क्विंटल में जो मास होता है वो कितना होता है, 100 केजी होता है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, मैं एक बच्चे से पूछती हूँ, नितिन व्हाट्स योर वेट। वेरी गुड, 500 न्यूटन अप्रोक्सीमेट, क्योंकि वेट की ऐसा यूनिट, वेट एक फोर्स है, उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है, जबकि मास केजी में होता है। तो नॉर्मली तुमसे कोई तुम्हारा वेट पूछता और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो या तो बोलो 500 केजी वेट, ठीक है, 50 केजी वेट, या बोलो अप्रोक्सीमेट 500, ठीक है। उसके बाद है, देख लो वापस यहाँ आ जाओ, तो रेडियस ऑफ अर्थ तुम्हें गिवन है 6400 किलोमीटर, हाइट कितना है 1600 किलोमीटर अबव द सी लेवल। में फाइंड आउट करना है वेट, कितनी हाइट पे, अर्थ सरफेस से 1600 हाइट पे वेट निकालना है। देखो वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू, मास तुम्हें पता है, अगर तुम्हें अर्थ सरफेस से, ये R गिवन है 6400 किलोमीटर, अगर तुम्हें अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर अगर G की वैल्यू पता चल जाए तो तुम वेट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब G की वैल्यू हम हाइट पे कैसे निकालते हैं, वही रिलेशन करो फटाफट, ये वाले क्वेश्चन सब करवा रखे हैं।
तो मास कितना है 100। तो पहले जी की वैल्यू निकालो, डी डैश मास है 100, डी एच कितना हो जाएगा, डी एच हो जाएगा डी इंटू आर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो वेट W इज इक्वल टू 100, डी अर्थ सरफेस पे वैल्यू 9.8, आर कितना गिवन है 6400 अपॉन आर 6400 प्लस एच हाइट पे, एच हाइट कितना है 300 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट, पहले ये सॉल्व करो फिर उसका स्क्वायर करो जल्दी करो। 8 तो यहां आ जाएगा, नीचे 8000, तो 6400 अपॉन 800, 8000 सॉरी, तो 2 जीरो यहां चली गई। 8 पे करोगे तो ये 10 पे और ये 8 पे, तो स्क्वायर कर दो कितना आया, तो 100 इंटू 9.8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 और 10 का 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 9.8 इंटू 64 अप्रोक्सीमेट कर दो। अगर ये 10 होता तो 640 आ जाता, 640 से थोड़ा सा कम, तो 640 से थोड़ा सा कम क्या दिख रहा है 627 न्यूटन। ठीक है, वही हमारा फिक्स G और H का जो रिलेशन, जो भी हाइट की बात आती है, तो कितना होगा H हाइट पे, G जो अर्थ सरफेस पे है इंटू R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। तो mg पूछा गया था, तो मास गिवन है, मास से मल्टीप्लाई कर दो G को, हो गया। द इलेक्ट्रिक, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज R, रेजिस्टेंस गिवन है R, इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस, एरिया गिवन नहीं है, रेडियस की बात हो रही है, वायर सिलेंड्रिकल वायर होती है, एरिया पाई आर स्क्वायर लेते हैं, आर रेडियस, तो लेंथ और रेडियस को डबल कर दिया गया है। एल डैश, एल कितना था देखो, एल डैश कितना कर दिया गया बेटा, पहले ओरिजिनल के कंपैरिजन में डबल, रेडियस को कितना कर दिया गया है ओरिजिनल के कंपैरिजन में डबल। अगर यहाँ पे सीधा सीधा एरिया होता तो तुम मुझे बताओ, आंसर करो, क्या रेजिस्टेंस में चेंज आता, नहीं आता, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन दिया क्या हुआ रेडियस। अब हम R की जगह क्या यूज करेंगे, एरिया यूज करेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू कितना हो गया है रो, लेंथ क्या हो गई है पहले के कंपैरिजन में 2l, आर डैश क्या हो गई है मतलब पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई आर डैश कितना हो गया 2r स्क्वायर, तो कितना आया रो 2l अपॉन पाई 4r स्क्वायर, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे कितना बचा 2, तो रो l अपॉन पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो r लिख सकते हो, तो r डैश क्या हो गया क्या 2 पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आर, तो हाफ ऑफ आर, क्या कह रहे थे, हाँ ये रहा रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को तो हमने नाम दे दिया आर का, जो ओरिजिनल था, एक 2 रह गया, मतलब पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया,
अगर आप लेंथ को डबल कर देते हो और रेडियस को कर देते हो डबल, उसको भी रेडियस को भी डबल कर देते हो, तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो हाफ हो जाएगा ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब ये मैं नहीं बताऊंगी, अगला ऑप्शंस के साथ देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने किया है, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन बताया था। वेरी गुड। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी। और जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाया था, नोट लिख के ही बताया था और हर 1000 बार बोल के बताया था कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया, क्योंकि रेजिस्टिविटी होती वही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस at which the length of the conductor is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square. तो रेजिस्टिविटी पे नो चेंज। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया के हिसाब से चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें रेजिस्टेंस हाफ हो गया? और कहाँ है? फर्स्ट में ही है, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा और रेजिस्टिविटी पे कोई भी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी, अभी एनर्जी का एक क्वेश्चन किया भी था। द एनर्जी एमिटेड बाय ए बल्ब ऑफ 100 वॉट। तो पावर गिवन है, कई बार नहीं तुम्हें पता चलता है कि क्या गिवन है, तो उसकी यूनिट देख लिया करो। तो 100 वॉट, टाइम कितना है? 1 मिनट। सबसे पहले जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, क्या चीज करते हैं? कन्वर्ट दैट यूनिट इनटू इट्स एसआई यूनिट। मिनट में गिवन है, बट टाइम की क्या यूनिट? सेकंड। तो किसमें कन्वर्ट कर दो? 60 सेकेंड्स। अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला किया था, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम 6000. Next, a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. R given है 4 ohm का। ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे जब ने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था पुराने वाले बैच को, ठीक है? न्यू बैच में भी 12th नहीं हुई है। तो 4 ohm लेंथ को क्या कर दिया? L डैश का हो गया ट्वाइस हो गया द रेजिस्टेंस। एक बात याद रखो, एक वायर है, एक रबड़ है, अगर हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, क्या उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है? मतलब वॉल्यूम में कुछ ऐड ऑन करते हैं? नहीं ना, वॉल्यूम तो उतनी ही रहेगी। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया कम हो जाएगा, है ना? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? AL, L क्यूब होता है, तो L स्क्वायर इधर हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक L ये हो गया। तो अगर हम लेंथ में कुछ चेंज कर रहे हैं, P अपॉन A इज इक्वल टू L। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो एरिया कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बाय द सेम फैक्टर। तो अगर यहाँ पे तुमने लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ, अपने आप, है ना? सोच के देखो, जब हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं वो लेंथ में तो इंक्रीज रहती है, पर एरिया भी उसका रिड्यूस हो जाता है। तो क्या आएगा? हमेशा ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स को हमेशा हम रेशियो से करते हैं। तो R डैश अपॉन R इज इक्वल टू कितना होगा? R डैश अपॉन R इज इक्वल टू कितना होगा? R डैश का क्या है? रो ट्वाइस हो गई L अपॉन एरिया कितना हो गया? हाफ। ओरिजिनल की रेशियो क्या थी? ये आ जाएगी A अपॉन रो L। रेशियो ले ली ना, तो क्या चीजें कैंसिल आउट होगी? रो से रो, L से L, एरिया से एरिया। A अपॉन 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R डैश अपॉन R इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया 4, तो R डैश इज इक्वल टू, ये कितना है? R की वैल्यू कितनी है? पहले ही 4 ओम है, उधर भी 4 है, तो R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 4। तो नया रेजिस्टेंस कितना आया? 3 ओम।
अगर आपका पहले हमेशा जब आप लेंथ में चेंज करते हो, लेंथ को डबल करोगे, एरिया अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले ही ट्वाइस ऊपर आ गया, नीचे एरिया हाफ हो गया, वो भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। पहले ही 4 ओम है, 4 टाइम्स और हो गया, तो 16 ओम इज द न्यू रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन करवाए गए थे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाया था, याद है? डायामैग्नेटिक, हमने 3 टाइप के सब्सटेंसेस करे थे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या करते हैं? दे आर अट्रैक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या हम कह दें दे feebly repel by the magnet. Paramagnetic, they feebly attract by the magnet, और ferromagnet they are strongly attract by the magnet. तो diamagnetic materials, एग्जाम्पल क्या थे diamagnetic के? जैसे वाटर है, वो diamagnetic होता है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में डायामैग्नेट्स को लेकर आए, तो डायामैग्नेट्स क्या करेंगे? रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, रिपेल होंगे मैग्नेट्स। The magnetic field at a distance r from a long wire carrying current I is 0.4 टेस्ला। ये क्वेश्चन भी जब मैग्नेटिक MEC किया था तो किया था, याद होगा तो तुम्हें। हाँ, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.4 टेस्ला। The magnetic field at a distance, मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे दे रखा है? 2r पे। कितना होगा? मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड इतना था r डिस्टेंस पे, अब मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना? 2r डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना पढ़ते हो? लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड था E इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, है ना? मतलब यहां से दिख रहा है कि B और R में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0.4 था जब R डिस्टेंस था, अब अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो हाफ हो जाएगा, तो 0.4 का हाफ कितना होगा? 0.2 टेस्ला। ठीक है, तो ये सारे रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं। A positively charged particle moving due east, Fleming's right and left hand rule पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने MEC में किए थे, तो उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर इंड्यूस्ड की बात आती है, यूज्ड Fleming's right hand rule, Fleming's right hand, ठीक है, मेरा राइट हैंड ये है। जब वैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो या फोर्स की डायरेक्शन बतानी हो तो लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, और थंब रूल तो हमारा है ही, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड की या करंट की डायरेक्शन की। A positively charged particles move due east, enters in a region of uniform magnetic field directed vertically upwards. This particle will ईस्ट की तरफ जा रहा है, जैसे मान लो ईस्ट की तरफ जा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ईस्ट की तरफ वो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर 90 डिग्री का। वेरी गुड। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो हमने बहुत सारे केसेस किए थे कि जब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद एन एंगल, अगर तो वो 0 और 180 डिग्री करता है तो उस पर फोर्स नहीं लगती, स्ट्रेट लाइन में चला जाता है जैसे वो जा रहा है। अगर वो 90 डिग्री पे एंटर करता है, हाँ, इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। ये हमने अभी भी किया था, जिसमें वर्क डन हमने 0 की बात करी थी, जब वो उस पे फोर्स लगेगी मैक्सिमम फोर्स जब वो 90 डिग्री पे एंटर करेगा, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इसमें जो QVB है, मैग्नेटिक फोर्स है, इट प्रोवाइड्स द चार्ज पार्टिकल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है ना? QVB इज इक्वल टू mv²/r। साइक्लोट्रॉन वाला जो केस किया था वो इसी पे बेस्ड तो है कि चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता है, जो QVB है वो इज इक्वल टू हो जाएगी mv²/r। वहां से हमने रेडियस निकाल ली थी, वेलोसिटी निकाल ली थी, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी, फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, याद है? हाँ, बी ऑप्शन। तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, हाँ यूनिफॉर्म रहेगी, बट वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट, 2 पैरेलल वायर इन अ फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं
10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, मतलब ये R गिवन है। Each carries a current of 10 एम्पियर in the same direction। तो हमने जब MEC किया था, हाँ वेरी गुड, तो जिन्होंने शुरू से करंट इलेक्ट्रिसिटी किया है, तो हमने किया था कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने कहा था एक पिक्चर जो है वो फ्रेम करके रखो कि सेम डायरेक्शन तो फोर्सेस ऐसे होंगी, अपोजिट डायरेक्शन तो फोर्सेस ऐसे होंगी। तो पहली बात तो अट्रैक्शन होगी। अब फॉर्मूला क्या था उसका, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। F इज इक्वल टू μ1 2 I1 I2 और L भी होता है, बट L फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है तो वो यहां आ जाएगा अपॉन 4 पाई R। ये फोर्स होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ की। अब μ0 बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी थी, वेरी गुड, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है। μ0 बाई 4 पाई की वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू ये 2, करंट कर रहा है दोनों में 10 एम्पियर, तो 10 एक का 10 एक का अपॉन R। जो R है हमारा वो 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है, यानी कि 0.1 मीटर। इसको सॉल्व कर लो, कितना आया, ये पावर और ऊपर चली गई है ना, 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया, 10 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ से 10 रेज़ टू पावर -4, हाँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 न्यूटन पर मीटर। तो ये आ जाएगा, और अट्रैक्टिव होगी है ना, सेम डायरेक्शन में है, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 न्यूटन, और कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। ये हमने किया था MEC में। इफ अ होलो, हमेशा जब भी होलो कंडक्टर की बात आती है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना हमने ऐसे भी किए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में भी किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी तो क्या ऐसे पास होंगी, या ऐसे पास होंगी, या ऐसे होंगी, या ऐसे चली जाएंगी। एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा भी किया था, याद हो तो। और होलो कंडक्टर का तो जब भी बात आती है, या इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस भी जब हम बात करते हैं उसमें होलो की बात आती है, तो क्या करते हैं, इन अ होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्कि मैग्नेटिक तो नहीं होगा, मैग्नेटिक में वो हो जाएगा क्या अगर वो पूरा का पूरा एज अ वो बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नहीं होंगी। पर जब हम होलो कॉपर वायर या होलो कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। जैसे हमने सोलेनॉइड या टोरॉइड की बात करी थी, तो नहीं, कंडक्टर है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, करंट पास हो रहा है उसमें से। जब हमने सोलॉइड और टोरॉइड की बात की थी, सोलेनॉइड तो चलो स्ट्रेट होती है, टोरॉइड तो सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो जहां जहां पे ये कॉपर वाइंडिंग थी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड था के अंदर, तो ये एक तरीके से होलो कंडक्टर ही तो हो गया, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0। और अगर तुम PDF देखोगे तो उसमें साफ साफ एक अलग से पेज पे भी लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर, तो वो कितना है, 0। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा, इनसाइड में तो नहीं होगा, आउटसाइड होगा। अब बल्ब जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 22, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट बैटरी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, पावर बतानी है, तो पावर के हमने 3 फॉर्मूले करे थे, P इज इक्वल टू VI, V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R। क्या यूज होगा, तो 220 इंटू 220, R कितना है 22, force acting between 2 point charges kept at a distance is 5 न्यूटन। दो चार्जेस के बीच की फोर्स गिवन है, 5 न्यूटन। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, कितने मैग्नीट्यूड होते हैं फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कितने चार्जेस होते हैं, 2, तो 2 मैग्नीट्यूड हो गए। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू
आर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है कि अब पहले 5 न्यूटन थी दो चार्जेस के बीच की, मतलब ये जो है ये 5 न्यूटन है। अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए, मतलब कितना कर दिया, एफ डैश कितनी कर दी, 2q1 2q2, दोनों के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया ना बेटा पहले के कंपैरिजन में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, r बाय 2, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो बता, तो रेशियो ले लो, तो f डैश अपॉन f, जो निकालते हैं वो ऊपर करते हैं, वेरी गुड बेटा, कितना हो जाएगा f डैश कितना हो जाएगा, जब रेशियो पुट करोगे देखो k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये तो f थी, तो कितना आया 2 इंटू 2 4, तो ये हो गए दोनों चार्जेस के, और नीचे ये 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया पहले के कंपैरिजन में, तो f डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 4 8 और 5 ये गिवन है, तो 5 न्यूटन इंटू ये हो गया कितना 8 टाइम्स। अच्छा हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, तो न्यू फोर्स जो है वो 16 टाइम्स हो जाएगी हाँ ओरिजिनल के, समझ गए। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो सैंपल पेपर में गिवन थे, ठीक है, ये मॉडल पेपर है सिनर्जी का, कुछ जैसे थे वैसे वैसे हमने डाले हैं, तो इसमें हर तरह के हैं, थोड़े से एक लेवल ऊपर भी है। सिनर्जी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एमईसी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम बोलते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, इसी में आ जाता है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड भी, और एसी एंड ईएमआई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है, और आ जाता है फिर ये ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आ जाता है, काइनेमेटिक्स आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स, और हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ जाए फ्लूइड मैकेनिक्स का, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सेमीकंडक्टर से भी थोड़ा बहुत आ जाए, लिख लो सेमीकंडक्टर से, बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिक्स सा तो कर लेना बेटा, छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। हाँ मैथ्स का ही बताएंगे अभी, ठीक है, छोड़ के कोई चैप्टर मत जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।